नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना। और कर्नल साहब के बारे में जब मैं डिटेल जानने की कोशिश कर रहा था, मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। इतनी पुस्तकें उनकी हैं और इतना काम है। वैसे तो हम और आप अ, कर्नल रैना को अलग-अलग टीवी चैनल्स पर भी, सोशल मीडिया मंचों पर भी अ, जो महत्वपूर्ण इश्यूज़ होते हैं, उन पर चर्चा करते हुए, अपने विचार रखते हुए देखते हैं। लेकिन ये सौभाग्य पहली बार मिला कि वो ओशियन नेटवर्क पर पहली बार आ रहे हैं। अ, उनके साथ कुछ ऐसी रोचक कहानी भी है। अ, जब हम 7 फरवरी को पुणे के लिए जा रहे थे और जिस फ्लाइट में मैं जा रहा था, उसी में क कर्नल रैना भी थे, उसी में आरएसएन सिंह साहब भी थे। और जो एक वेटिंग ज़ोन होता है, वहाँ पर कर्नल रैना भी बैठे हुए थे। अचानक मुझे सामने से आते हुए आरएसएन सिंह साहब दिखाई दिए। अ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के बारे में, अधिकारियों के बारे में जो कुछ कहा है कि एयरपोर्ट पर या रेलवे स्टेशन पर या कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर अगर वो दिखाई देते हैं, तो उनको एक प्रॉपर रिगार्ड दिया जाना चाहिए। वो सब तो मेरे दिमाग में रहता ही है, लेकिन मैं खुद भी जो फ़ौज है और फ़ौज से जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनके प्रति एक बहुत सम्मान का भाव रखता रहा हूँ। तो आरएसएन सिंह साहब को सीट नहीं मिल रही थी और मैं बैठा हुआ था। तो मैंने उनको इशारा किया और फिर उनको मैंने अपनी सीट ऑफ़र की। एक महिला अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, उन्होंने ये जेस्चर देखने के बाद अपने बच्चे को तो अपनी गोद में बैठाया और उसके बाद फिर मुझे कहा कि प्लीज़ आप बैठिए। तो ऐसे लोग भी हमारे समाज में हैं और बहुत आयत में हैं। फिर हम लोग बैठ गए, कर्नल रैना भी आ गए और हम लोगों की चर्चाएँ वगैरह जो है वो शुरू हो गई और हम 3 दिन वहाँ साथ ही रहे। तो एक तो मैं कर्नल रैना को चूँकि पहचान नहीं पाया था, तो उसके लिए उनसे आज लाइव कार्यक्रम में सॉरी बोलूँगा और दूसरे उनका अभिनंदन करूँगा आपकी तरफ से भी। कर्नल रैना को जोड़ लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओम जी। नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने अच्छे और होता है ना एक रेपुटेशन है चैनल की, उस पे आने का मौका मिला। बहुत-बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक चौधरी साहब। और आज हम बात करेंगे एक्चुअल में बांग्लादेश पर। थोड़ा-सा समय बचा तो कुछ और मुद्दों को भी ले लेंगे। बांग्लादेश पर इसलिए कि अभी वाशिंगटन की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे हैं और वहाँ जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक सवाल बांग्लादेश पर भी पूछा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सुलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों के महीन जानकार हैं, उनको पता है कितना बोलना है और ख़ास तौर से कैमरों पर कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ता हूँ। यानी जो मसला है और जो एक आध मसला नहीं है, बहुत सारे मसले हैं, उनको मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर छोड़ता हूँ, वो इसे डील करेंगे। तो रैना साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा, उसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने अपना हाथ खींच लिया और जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि 20 जनवरी को वो ओवल ऑफिस को टेक ओवर करेंगे और उसके बाद बांग्लादेश का इलाज करेंगे, तो बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भई उन उम्मीदों पर तो डोनाल्ड ट्रंप खरे नहीं उतरे और उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। यानी चुनाव से पहले वो कुछ और कह रहे थे बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में और उसके बाद अब राष्ट्रपति बन गए हैं, तो उन्होंने हाथ खींच लिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानें। या दूसरा एक मतलब इसका ये भी निकाला जा सकता है कि वो प्रधानमंत्री पर इतना भरोसा करते हैं कि उनको पता है कि जो वो स्टेप लेंगे, वो बिल्कुल अप टू द मार्क होगा। आपकी राय? जी, ओम जी, डिप्लोमेसी बड़ी खतरनाक चीज़ है। आप और मेरे जैसे जो लोग हैं ना, जो हम सीधी चीज़ें देखते हैं, वैसे
इसमें काफ़ी सारे लेयर्स हैं। तो मैं थोड़ा-सा दर्शकों का जो सोच है वो 1970 1969 1968 में लेके जाना चाहता हूँ टू अंडरस्टैंड अमेरिका का क्या इसका व्यू है। आपको याद होगा कि उस टाइम ये ईस्ट पाकिस्तान था, हालाँकि आज भी इसको टेक्निकली ईस्ट पाकिस्तान ही कह रहे हैं लोग और सही कह रहे हैं। अ, उस टाइम अमेरिका की जो सियाटो, सेंटो 2 ऑर्गनाइज़ेशन थी बिकॉज़ नाटो इधर था नहीं, नाटो अटलांटिक का है ऊपर का। तो पाकिस्तान इनकी गोद में बैठा हुआ था और सिएटो और सेंटो दोनों का मेंबर था। और सेटो और सैंटो दोनों का जो एक स्टेटेड एम था कि हमने कम्युनिज्म को रोकना है बेसिकली रशिया को उससे कोई चाइना इतना था नहीं तो रशिया को रोकना है तो अगर काफी सारे लोग इसको नहीं जानते हैं इस बैकग्राउंड के इसी मामले में कि ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी बे ऑफ बंगाल में इसी सेटो सैंटो के एग्रीमेंट के तहत अमेरिका का एक बेस बे ऑफ बंगाल में बनेगा जो कि ईस्ट पाकिस्तान बनाएगा इसका रिजल्ट ये निकला कि 1970 में रशिया ने आके इंडिया को रिक्वेस्ट की इंदिरा गांधी जी को कि आप ऐसे कीजिए कि हमारे साथ कुछ करके इनको हमने रोकना है तो उस टाइम मिसेस गांधी नहीं मानी लेकिन जब शुरू हुआ इनफ्लो ऑफ रिफ्यूजीज और ऑपरेशन सर्च लाइट 25 मार्च 71 को हुआ और वो जो अत्याचार वहां हुआ तो अगर आप टाइमलाइन देखेंगे तो उसके होने के बाद भारत का रशिया के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ और जब उसके बाद लड़ाई शुरू होती है दिसंबर में तो अमेरिकन सेवंथ फ्लीट पीछे पीछे ब्रिटिश फ्लीट आई तो उनके सामने रशियंस सबमरीन जो कि न्यूक्लियर पावर्ड भी थी और न्यूक्लियर वेपन के साथ थी वो उसके सामने सरफेस हुई अभी आपने बहुत दुनिया देखी है हमने भी थोड़ी बहुत देखी है आप बताइए कोई दो सुपर पावर्स एक छोटे से लैंड टुकड़ा जिसको उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान कहते क्या उसके ऊपर वो न्यूक्लियर लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए तो इशू वो नहीं था इशू लार्जर था लार्जर ये था कि अगर रशिया हटता तो अमेरिका आके वही करता जो उसने लड़ाई से पहले जो करना था कि उसने एक अपना अड्डा यहाँ बनाना था क्योंकि बे ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस समहाउ जैसे अभी हम बात करते हैं हमारी नजरें यूक्रेन के ऊपर है हमारी नजरें इसराइल के ऊपर है वेस्ट एशिया में हम अफ्रीका को भूल चुके हैं और आने 5-7 साल के बाद अफ्रीका से उभर के आगे आएगा तो उस टाइम भी यही बिल्कुल। कोल्ड वॉर के उसमें बे ऑफ बंगाल धीरे धीरे रशियन और अमेरिकन फोकस में आ गया था दुनिया की नजरें इस पे नहीं थी उस बैकग्राउंड के साथ अभी आते हैं आज के जो आपका जो स्टेटमेंट है तो आपने बिल्कुल सही कहा दोनों रीजन हो सकते हैं लेकिन जब हम लोग बात कर रहे थे 20 जनवरी की प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन की उससे पहले हम लोग ये भी कह रहे थे कि अमेरिका के लिए ट्रंप के पास एक तो 4 साल का टाइम है उसमें 2 साल तक उसके पास मेजोरिटी है अपनी सेनेट कांग्रेस में उसने इतना जी। काम अपने लिए बिछा रखा है बिसात इतनी बिछाई हुई है कि वो उसको टाइम बड़ा मुश्किल मिलेगा आगे पीछे देखने के लिए लेकिन ये भी है कि हालांकि ये भी मानते हैं ओम जी कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अमेरिका जैसे लोग को देश का ना तो हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं ना वो हम पे भरोसा करते हैं टू बी ऑनेस्ट लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है और एक पार्टनरशिप जिसको आप कहते हो जो कि कंटेक्चुअल होती है जो किसी परिप्रेक्ष्य में होती है और आज अगर हिंद महासागर में इस तरफ अगर अमेरिका को कोई साथी है तो वो भारत से बढ़िया कोई नहीं हो सकता बिकॉज उसका नंबर वन एनिमी चाइना है हमारा भी नंबर वन एनिमी चाइना है तो इसलिए ये पॉसिबल है कि ये ट्रंप साहब ने बड़ी इज्जत के साथ मोदी साहब को बोला आप संभालो लेकिन मेरा इसमें एक थोड़ा मैं इसमें ऐड करूंगा जो मेरी असेसमेंट है गलत भी हो सकती है हम इंसान है जी। कि मुझे पक्का पता है कि जब जयशंकर साहब के 2 विजिट हुए उसके बाद क्योंकि हेड ऑफ स्टेट की जो मेलजोल होता है वो काफी काफी पानी बहने के बाद होता है काफी कुछ हो चुका होता है बैकग्राउंड में तो मुझे तैयारी हो लगता है कि चुकी होती है। हो चुकी होती है तो मुझे लगता है कि इनकी कोई सेटलमेंट आपस में हमारी हो चुकी है अंडरस्टैंडिंग जिसका एक एक्सट्रीम ये है कि शायद आपको बे ऑफ बंगाल में अमेरिकन अड्डा आता हुआ नजर आए आने वाले दिनों में एक्सट्रीम एक तरफ और दूसरी ये है कि ठीक है जैसे इंडिया को हैंडल करना है इसको हैंडल करेंगे जिसको हम की बाबू होके बोल जाते हैं कि मिलिट्री मिलिट्री एक बहुत आई थिंक लास्ट रिजॉर्ट ही ठीक रहता है मिलिट्री को सबसे आगे वाला ऑप्शन नहीं यूज कर सकते तो वो आने वाला समय बताएगा पर इसके पीछे एक बैकग्राउंड बनी है इनकी बात हुई है कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है और अगर एशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो शायद हमें बलूचिस्तान में कुछ होता और नजर आए हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान में कुछ होता और नजर आए अभी इमेजिनेशन भी कह सकते हैं स्पेकुलेशन भी कह सकते हैं बट ओवरऑल में इसको एक अच्छी भारत की एक इंटरनेशनल लेवल पे एक जो स्टेचर कि एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि आप संभालो तो ये एक अच्छा मैं इसको बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ कर्नल साहब, अभी आपने कहा कि शायद निकट भविष्य में या आगे जाकर के बांग्लादेश या बांग्लादेश के आसपास जो वो टापू मांग रहा था बांग्लादेश और जब सेंट शेख मार्टिन हसीना तैयार
तैयार नहीं हुई तो उनका तख्ता पलट दिया गया, उनको सत्ता से ही बेदखल कर दिया गया। लेकिन क्या ये भारत के या साउथ चाइना सी के जो कहीं बैलेंस है उसको डिसबैलेंस नहीं करेगा? और आगे चल कर के ये भारत के लिए ही एक बड़ा खतरा नहीं बन जाएगा? भारत चाहेगा क्या ऐसा कि अमेरिका वहाँ पैर रखे आकर के? जी, बिल्कुल कुछ भी पॉसिबिलिटी को मना इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम अमेरिकन प्रेज़ेंस वर्सेस चाइनीज़ प्रेज़ेंस देखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि छाबर और ग्वादर में भी एक चांस बन रहा है कि शायद अमेरिका आके बैठ जाए। तो दोनों में से जो ये दोनों ही ऐसे देश हैं जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक अगर हमारे पास चॉइस नहीं है, तो मैं एज़ अ भारतीय मैं अमेरिका प्रेज़ेंस को एक्सेप्ट कर लूँगा और ये हो नहीं सक ऐसा नहीं हो सकता होगा कि यहाँ एक प्रॉपर जैसे शर्म एल शेख में बेस है, वैसा नहीं बनेगा। मेबी एक सर्विलेंस क्योंकि सेंट मार्टिन का अगर आप देखेंगे आइलैंड का जो एरिया है, वो तो वैसे भी एक सुनामी है तो वो व्हाइट वॉश हो जाता है, बहुत छोटा है। तो मेबी एक लिसनिंग पोस्ट, सर्विलेंस पोस्ट या छोटा-मोटा एक अमेरिका का हो सकता है। अ, नेचुरली ये तो है, परिस्थितियाँ बदलते देर नहीं लगती और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में तो परिस्थिति को बदलने में 10, 25, 15, 20-25 साल कुछ नहीं होते। उसके उसके बाद सिचुएशन खड़ी हो सकती है। बट फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि 20-25 साल 2047 में हम भी किसी जगह पे पहुँच चुके होंगे। शायद अमेरिका अपने पीक पे आ चुका है, उसके ऊपर अभी थोड़ा जितना उसका अगर जैसे 36 ट्रिलियन का कर्जा और 175 ट्रिलियन की लायबिलिटीज़ की जब बात होती है, तो उससे फिर एक ओवरऑल ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम उसको हैंडल कर पाएँगे। ये मतलब मेरी सोच है, खुशफ़हमी कह सकते हैं आप, लेकिन मेरा ये विचार है इसके बारे में। लेकिन चाइना को तो अच्छा नहीं लगेगा और शायद रूस को भी अच्छा ना लगे। और नंबर 2, इस साल रूस के प्रेसिडेंट भी भारत आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत आ रहे हैं। तो क्या इसी साल कुछ चीज़ें आकार लेते हुए हम देखेंगे? अगर पुतिन और ट्रंप ने हाथ मिला दिया, अब देखिए कितनी अजीब बात। यूक्रेन को आगे रख के इन्होंने जिसको ट्रंप ने ऐसे सट्टा मारा था, बट एक्चुअली अगर आप दोनों तरफ से देखोगे तो 1 मिलियन लोग मारे जा चुके हैं। 4-5 लाख इनके, 4-5 लाख है। 1 मिलियन है, पौना मिलियन तो मर चुके हैं टोटल। उसने तो रशिया के लिए बोला था 1 मिलियन, जो कि गलत था। अगर ट्रंप और रशिया एक सेटलमेंट कर रहे हैं जिसमें यूक्रेन का नामो-निशान ही नहीं है। यूरोपियन पावर्स जो कि फ्रंट लाइनर हैं, वो सारे उससे बाहर रह गए और जो उनके वाइस प्रेज़िडेंट ने उनकी क्लास ली वहाँ जाके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है एक ऐसी एरा में हम जा रहे हों क्योंकि बिकॉज़ आप देखिए वही बात है कि अमेरिका को भी अपनी खामियाँ पता है। जो उनके सामने 210 ट्रिलियन डॉलर का लायबिलिटी प्लस डेट बहुत ज़्यादा होता है मुझे बहुत ज़्यादा किसी भी देश के लिए। और उधर से रशिया जो है, रशिया की भी इकोनॉमी अभी जैसे इंडिया को बोल रहा है यूएस लाइकली है कि हम शायद उनसे तेल खरीदना शुरू करेंगे सस्ते दामों पे। तो एक बहुत बड़ा क्लाइंट रशिया का उसमें फ़र्क पड़ेगा। फिर जो ऊपर जो आर्कटिक ओशन में जो इक्वेशंस बदल रही हैं, अगर हम ये मान के चलें कि रशिया और अमेरिका हाथ मिला लेते हैं किसी उस में और उसमें सिंपल एम ये होगा अमेरिका का कि रशिया को चाइना से दूर करना है। बिकॉज़ चाइना और रशिया की दोस्ती मजबूरी की दोस्ती है। रशिया को कुछ चीज़ें बेचनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, कोई और दे नहीं रहा, कोई ले नहीं रहा, तो उसका उसके प्लस इनकी लैंड डिस्प्यूट है। तो आने वाले 15-20 साल में जब एक नई पावर जैसे भारत ऊपर आ रहा है और चाइना भी डिक्लाइन में है। आप ये भी देखिए, ये जो ब बांग्लादेश में जिस दिन हुआ ना ओंकार जी, उसी दिन शाम को आदि के शो पे हमने डिस्कस किया कि सीएए का regime चेंज है, तो लोग हमारे पीछे पड़ गए। लेकिन हर चीज़ का प्लस माइनस होता है, 2024 जून का भी प्लस माइनस हमें दिख रहा है, एक झटका लगता है कि एक बार ठीक रहता है। अगर वो ना होता तो चाइना इतना बुरी तरह से घुस चुका था बांग्लादेश के अंदर। 550 कंपनीज़, 4.9 बिलियन की रोड और ब्रिजेस के इन्वेस्टमेंट। उस हिसाब से जो अगर अगर अमेरिका ने regime चेंज करके चाइना को वहाँ से निकाला है, उसका इन्फ्लुएंस कम किया है, तो ये जिसको कहते हैं ना डायनामिक्स चलती रहेगी। और मुझे लगता है अगर रशिया और अमेरिका हाथ मिला लेते हैं क्योंकि अब 91 में आप जाएँ, 1991 की बात है, रशिया ने बोला था मुझे नेटो के अंदर ही ले लो, तो कहानी खत्म करो। ऐसे लोग हैं जो कि बड़ा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं और सोचते हैं कि वर्ल्ड पीस के लिए ज़रूरी है। अगर हम उस सही। किस्म की बात पे चलते हैं, तो हो भी सकता है। फिर इंडिया, रशिया और अमेरिका का एक लूज़ अंडरस्टैंडिंग जो वर्ल्ड पीस के लिए काम करे। तो बाकी ओम जी ये तो अब हम गर्दन आगे रख के कहने वाली बात है। होने को कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अच्छा, रैना साहब ये बताइए कि 1971 में जो कुछ हुआ,
उसके जी, बाद बहुत सारे लोगों को ये खुशफ़हमी, गलतफ़हमी या कुछ भी, कोई-सी भी फ़हमी कह लीजिए, वो हो गई थी कि भारत तो मतलब कितना बड़ा चेंजेज़ करवा रहा है या कितनी बड़ी अहमियत रखता है इस पूरे रीजन में। बाद के वर्षों में भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भारत इस पूरे रीजन का, खित्ते का गुंडा है और जिस तरीके से अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हैं, गुंडे हैं, उनको स्वीकार करके चलते हैं। लेकिन 1971 के बाद अगर हम देखें, तो ठीक है, जियोग्राफिकल चेंजेज़ हुए, पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा, लेकिन जब हम डेमोग्राफी के उस फ्रंट पर सोचते हैं, तो आज भी वहाँ जमात जैसी एक अच्छी खासी और रेडिकलाइज़ेशन में जो विश्वास रखते हैं, जो हैं, वो भी वहाँ तमाम तरह की दिक्कतें पेश करते रहे हैं। और ठीक है कि कुछ चेंजेज़ किए थे शेख हसीना ने, लेकिन हम अभिशप्त हैं बांग्लादेश की तरफ से होने वाली लगातार कार्रवाइयों को लेकर के और वहाँ हिंदुओं पर भी लगातार हमले हुए हैं। एक क्वेश्चन तो ये है, नंबर 2 बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीओजेके को, गिलगिट को, बाल्टिस्तान को मिला लो। यही समस्या तो वहाँ भी पैदा होने वाली है अगर हम ऐसा कोई स्टेप लेते हैं। जी ओमकार जी, भारत इस इलाके का गुंडा है, ये तो मैं खुद बोलता हूँ, आज है, 1971 में नहीं था। 1971 की लड़ाई जैसे मैंने उस डिटेल में हम नहीं गए कि एक्चुअली हमने जो मिसेस गांधी को आयरन लेडी बना दिया, वो भी एक फ्री का। देखिए आप शिमला समझौता कितनी जल्दी से हुआ, हमारे 93,000 हमने उनको लौटा दिए, अपने 53 पायलट वहीं पे छोड़ दिए, इतनी जल्दबाजी में बातें हुई थी और रशिया उसके पीछे था। उस टाइम क्या था कि हमने किसी की शह पे कुछ किया, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ। हमारे में ना मसल था, ना हमारे में वो औकात थी, ना वो सोच थी। सोच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने अपने प्रिजनर ऑफ वॉर वापस नहीं लिए, हमने अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर खुला नहीं किया, हमने पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर का बाउंड्री डिस्प्यूट था वो सेटल नहीं किया। तो हमने जो आप समझ सकते हैं कि पीछे था जो बोल धक्का मारा, करो करो करो, चलो चलो चलो, वो ऐसे वाले में हुआ। आज का भारत जो है वो एक, उसको मैं इसलिए गुंडा कहता हूँ, मेरा बड़ा फेवरेट वर्ड है ये आजकल कि हमारे मसल्स हैं। मसल्स, उसमें जब देश के मसल्स की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमी सबसे ऊपर है। आई थिंक मिलिट्री जो है ना वो 3rd 4th नंबर पे आती है जब आप वर्ल्ड में इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इकोनॉमी में देखिए आप, डिप्लोमेसी में देखिए आप, हमारे जो इन हाउस जो आत्मनिर्भर भारत के बाद हमारा जो टैलेंट बन के आया, आज हमारा टैंक बन रहा है खुद, आज हम हथियारों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 5 साल पहले हम भीख मांगते थे टू बी ऑनेस्ट लोगों से, क्योंकि पैसे से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती डिफेंस में। पैसा होता तो भी अगला मुकर जाता है। 99 में मुकर गए थे लोग, पैसे की कमी नहीं थी। आज हम उस पोजीशन में हैं कि जहां हम डिक्टेट कर सकते हैं, लेकिन जिस पीरियड की आपने बात की 71 के बाद इस अभी तक हमने बहुत ब्लंडर की है। नॉट ओनली बांग्लादेश, हमने वहां से 71 का ऑपरेशन एग्जीक्यूशन पूरी रॉ की थी, आरएनडब्ल्यू का रोल था उसको उसको तैयार करना, मुक्ति बानी खड़ी करना, इंटेलिजेंस खड़ी करनी, और फिर आर्मी ने उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 71 में आपने पूरी की पूरी आरएनडब्ल्यू के एलिमेंट्स वहां से विड्रॉ कर लिए और उसको छोड़ दिया आईएसए के हवाले। बिकॉज जो पाकिस्तानी अफसर, जो बांग्लादेशी अफसर पाकिस्तान आर्मी में थे, जब वो बांग्लादेश लौटे और उन्होंने अपनी फौज खड़ी की और होते ही फिर वो 4 साल के बाद अपने प्रेसिडेंट को मार दिया, तो उनके साथ ही आईएसआई भी आई, उनके साथ ही जमायत आई। और ट्रेडिशनली ओमकार जी, आप भी जानते हैं कि बंगाली जो मुस्लिम है बांग्लादेश के, वो ज्यादा कट्टर है। जितनी ज्यादतियां उन्होंने हिंदुओं पे डायरेक्ट एक्शन डे उससे पहले और उसके बाद, 47 और 71 के बाद भी जो उन्होंने कत्लेआम, गाड़ियां रोक रोक के ट्रेन पुल के ऊपर हिंदुओं को मारा है, वो तो खबरें यहाँ पे आई नहीं, क्योंकि नेहरू जी ने बोला यहाँ खबर हालात खराब हो जाएंगे। ये लोग कट्टर हैं, इनके वो, इनको सम्मिलित करना तो मतलब ही नहीं है, इनको सॉर्ट आउट करना बड़ा जरूरी है। और उसका, जब मैं सोचता हूँ कि ट्रंप भी देखिए आपने, उसने बोला सबको भेज दूंगा, बाहर कर दूंगा, अभी वो स्लो हो गया। 1000 पर डे पकड़ रहे थे, अभी वो 200 पे आ गए, बिकॉज आज इंडियन इकोनॉमी में ये लोग ऐसे अंदर गड़ मड़ गए हैं कि अगर हम इनको एकदम से उठा के बाहर फेंक दें तो हमारी अपनी इंडस्ट्री और हमारे घरों की मेड, कहने को बड़ा चीप सुनता है, ठप हो जाएगा। तो मे भी एक करना पड़ेगा कि इनको आइडेंटिफाई करके, इनको वोटिंग राइट निकाल के, इनको वर्क परमिट देके, इनको किसी तरीके से एब्जॉर्ब करके कुछ को निकाल के ऐसे बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। रही बात पीओजे की, तो ओंकार जी ना, हमें नहीं चाहिए पॉपुलेशन। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, मैं, मेरा घर उधर है, मेरे एंसेस्टर लैंड पीओजेके के अंदर है, बाग में। और हर आदमी की ख्वाहिश, मेरे दादाजी की ख्वाहिश थी वापस जाए, मेरे फादर साहब ने, मेरी मदर वहां पैदा हुई, उनकी सबकी ख्वाहिश है उन इलाकों को देखने की, मेरी भी है, लेकिन मैं भी एज ए टूरिस्ट। और इसमें भी अगर आप दो हिस्से देखेंगे, हम इसको पीओजेके ही कहते हैं बिकॉज पाकिस्तान ने नॉर्दर्न एरियाज अलग किया और सो कॉल्ड आजाद कश्मीर अलग किया, वो एक चाल थी
और हम सोते रह गए। तो एज़ ए भारतीय हमें एक ही वर्ड बोलना है, सारे का सारा पीओजेके है। उसका जो ऊपर वाला इलाका है गिलगित-बल्तिस्तान, उसमें इन्होंने पाकिस्तानी सुन्नी मुस्लिम वहाँ पे बसाए, नीचे वाले में नहीं बसा पाए बिकॉज़ नीचे वाला जो पुंछ के अपोज़िट इलाका है, वहाँ पे 370 टाइप रूल जैसे हमारे यहाँ था, वहाँ भी है। वहाँ बाहर से कोई नहीं आता, परमानेंट बेसिस पे नहीं आता। और वो इलाका हमें नहीं चाहिए बिकॉज़ सारे टेररिस्ट कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स, इन्फिल्ट्रेशन रूट सारे वहीं से आते हैं। और वो लोग अक्खड़ हैं, उतने ही वो वही लोग हैं जो भारत को छोड़ के उस टाइम उधर मिलना चाहते हैं जिन्होंने कोऑपरेट किया था, जिन्होंने खून-खराबा किया था हमारे साथ। ऊपर जो है ना जी, उसमें शिया पॉपुलेशन थी पब आज 80-20 थे, आज वो 55-45 हो गए। लेकिन लैंड रिकॉर्ड्स हमारे ऐसे हैं जम्मू एंड कश्मीर रियासत के कि उन सब सुन्नी को अगर हम चाहें उठा के पैक करके बाहर विल पावर की बात है। जी, जी। फ़ायदा क्या है उस इलाके का एक फ़ायदा ज़रूर है कि अगर वो हमें इलाका मिल जाता है तो हमारी हवाई उड़ानें सेंट्रल एशिया के लिए हमें घूम के पाकिस्तान को अवॉइड करते हुए ईरान से नहीं जाना पड़ेगा और कल को टनल बन जाती है वखान कॉरिडोर के एंटर करके हम लोग को सीधा अपना जो ऑयल फील्ड्स हैं दुनिया के सबसे नंबर 2 ऑयल फील्ड्स सेंट्रल एशिया में है, गैस और वो उसका फ़ायदा हो सकता है। और तो अंग्रेजों के बाद चाइना ने भी जो साजिश रची थी कि जो रेशम रूट है, वो काट जी, दिया जाए, वो भी खुल जाएगा? वो भी खुल जाएगा, एब्सोल्युटली। तो इधर फ़ायदा है और यहाँ के शिया का आइडियोलॉजी थोड़ा-सा अलग है और लोगों सफ़र उन्होंने इतना किया है कि उनको हम कर सकते हैं, उनको प्यार-मोहब्बत से और वो हमारे लद्दाख का जो इलाका है तुर्तुक का, नुब्रा से उनसे मेल खाता है, सेम पॉपुलेशन है, जो आधी उधर, आधी यहाँ रह गई। अब ये बताइए कि साहब बांग्लादेश में होने क्या वाला है? मोहम्मद यूनुस का क्या होने वाला है? और कब तक होने वाला है? कब तक तो मैं नहीं कह सकता, पर इतना जो हालात देखिए अब क्या हैं कि कल यूरोशियन टाइम्स में आर्टिकल आया था आज, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसमें बोला गया है कि यूनुस जो है, वो आर्मी के खिलाफ विद्रोह कर रहा है। मतलब ये ओह! बड़ी अजीब-सी चीज़ आप देखिए कि जो जनरल ज़मान है, उसके खिलाफ उस पे इल्ज़ाम ये लगा रहा है कि इसने शेख हसीना को यहाँ से निकाला और दूसरा जो मार-कुटाई हुई है, जो उनका नाक कटा है हिंदुओं को, उसमें ये आर्मी को ब्लेम करना चाहते हैं क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ में हमने देखा जहाँ पे फ़ौज खड़ी है और हिंदूज़ को मारा जा रहा है। तो ये जी, 2 जी। बहाने करके और आर्मी अब ये कह रही है कि और जो इनके जो बाहर बांग्लादेशी जो बाहर रहते हैं, वो कहते हैं कि जो यूनुस ने किया था, वो बेसिकली एक इस्लामिक कू था, इस्लामिक मिलिट्री कू और अब उस इस्लामिक मिलिट्री कू में इस्लाम और मिलिट्री अलग होने वाले हैं। ये आज रूशियन टाइम्स का आर्टिकल है और उसका रीज़न ये उसने दिया है कि एक आईएसआई अंदर आ चुकी है बुरी तरह से, उनका चीफ भी यहाँ आया था पाकिस्तान का और जो इनके एलाइज़ हैं कैबिनेट में, उसमें हिज़्ब तहरीर, हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम इन लोगों के दहशतगर्द इनकी कैबिनेट के अंदर उसने डाल रखे हैं। तो अभी आर्मी के ऊपर पूरा ठेकरा ठोक के कि ये जो इतना वायलेंस हुआ है, जो नॉन हिंदूज़ को मारा और अवामी लीग के वर्कर्स को मारा, किसी को टाँग दिया पुल से जो भी है, वो सारा आर्मी ने किया, ये यूनुस कह रहा है और वो निष्कर्ष क्या कहता है आर्टिकल का कि ये अपनी रेगुलर आर्मी और इनका जो एक डीजी होता है जो फोर्स इंटेलिजेंस डीजीएफआई इन दोनों को तोड़ के यूनुस ईरान की और इराक की लाइन पे आईआरए खड़ी करना चाहता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी ये आज का आर्टिकल है कितना सच है कितना झूठ है अब आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ऐसा वो करना चाहता है और जहां एक आपकी बात बीच में आई थी कि अमेरिका ने छोड़ दिया इसको डिच कर दिया अमेरिका ने इनकी जड़ें काटी हैं आज ही $29 मिलियन का इनका एक पैकेज जो $29 मिलियन टूटी फूटी देश के लिए बहुत होते हैं जो इनकी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए पैकेज रखा था पॉलिटिकल लैंडस्केप स्ट्रेंथनिंग वो आज अमेरिका ने कैंसिल कर दिया तो वहां से फंड रुक गए अदानी साहब से कल इनकी बात हुई है इन्होंने कहा 50% बिजली जा रही थी 50% बंद थी अभी कह रहे 100% दे दो लेकिन कंसेशन दो अदानी ने कंसेशन से मना कर दिया तो आप ये देखिए $25 बिलियन का इनका फॉरेक्स है टोटल $2.5 बिलियन का इनका फॉरेक्स है टोटल सॉरी $25 बिलियन उसमें से $1 बिलियन तो अदानी को देने हैं इन्होंने जो देश जिसके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं जिसमें आर्मी और पॉलिटिक्स की पंगा पड़ गया और जिसमें जिहादी आगे कैबिनेट में बैठे हुए हैं और देश की फौज को तोड़ना चाहते हैं तो और प्लस 67 फिगर बताइए उन्होंने 67 आईएसआई और अल कुज ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे हैं उन्होंने ट्रेनिंग कैंप सेट कर दिए हैं हमारे कॉक्स बाजार और ईस्टर्न जो बांग्लादेश का हिस्सा है उस तरफ वहां पे ये ट्रेन कर रहे हैं यही तहरीर वालों को हुजी वालों को अंसर इस्लाम वालों को हफाजत इस्लाम वालों को तो जब ओम जी ऐसे जब ऐसे किसी देश में ये कुछ हो जाए ये आपकी हालत है तीन तरफ एक बड़ा देश बैठा हुआ है चौथी तरफ समुंदर है तो
अब 6 महीने में टूटेगा, 4 महीने में टूटेगा कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब ये एज़ ए कंट्री सिर्फ़ क्या बचा रहा है बांग्लादेश को मेरी नज़र में 2 चीज़ें बचा रही हैं। एक हम शरीफ हैं, हम शराफ़त से बैठे हैं, टू बी ऑनेस्ट। और दूसरा ना इनकी डेमोग्राफिक स्प्लिट वैसा नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में क्लियर कट है कि बलूचिस्तान है, एक पश्तूनिस्तान है, एक सिंध है, एक पंजाब है, ऊपर कश्मीर है। इनके ऐसा नहीं है, इनकी मोर और लेस होमोजेनियस है, पूरी फैली हुई है। अगर ऐसा वाला कोई वीक इनके फिशर होते, ओम जी आज तक ऑलरेडी टूट गया होता। तो अभी क्या होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा अपने आप। ने तो वो मोदी जी को दे दिया टास्क, ट्रंप जी ने। अब क्या करते हैं, स्पेकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा, गलत होगा। हम कहें 6 महीने में होगा, 4 महीने में मुश्किल है, बट हालात नहीं है देश वाले, इतना ही कह पर सकते हैं। इनको ये क्या ये गलतफहमी थी या ये मूर्ख थे कि ये डेमोक्रेट जो हैं वो हमेशा के लिए बने रहेंगे, डीप स्टेट हमेशा उनको सपोर्ट करता रहेगा, ओबामा का और आपके जो बाइडेन का और हिलरी क्लिंटन का सबका इनको आशीर्वाद मिलता रहेगा? मूर्ख थे या गलतफहमी थी? आई थिंक कैलकुलेशन गलत होगी, थोड़ी-सी कैलकुलेशन गलत होगी, क्योंकि हमारे देश में भी काफ़ी लोगों ने इलेक्शन से पहले कहा था कि ट्रंप नहीं आएगा। इनफैक्ट 6 महीने पहले तो अब ट्रंप को रैट ऑफ करके बैठे थे सारे लोग। पर आज देखिए इनकी जड़ें फिर भी कितनी डीप हैं। आज यूएन की ह्यूमन राइट्स वायलेशन की रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा जी शेख हसीना ने बड़ी ज्यादती की, बड़े मारे, 1400 बच्चे मार दिए स्टूडेंट। उसके बाद इन्होंने जो हिंदू मारे और जो नॉन मुस्लिम्स मारे और जो घर उजाड़ दिए, उसका कोई कोई जिक्र नहीं, पहली बात। दूसरा वो कहता है यूएन वाला कि हाँ हाँ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बायलैटरल होती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का है, मामला है, और दोनों देश को कोऑपरेट करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया कोऑपरेट करेगा। तो फिर किसी ने पूछा कि वो डेथ पेनल्टी वाली कहानी है उसका क्या करोगे, बिकॉज यूएन तो कहता है डेथ नहीं, डेथ पेनल्टी नहीं, ये तो जाते टंग जाएगी बेचारी। फिर चुप हो गया, कहता हाँ यूएन क्या, पूरी दुनिया के देश यही चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी ना हो। तो अभी भी अगर हम कहें कि बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हुआ, नहीं, ये इनकी जड़ें बहुत डीप हैं। हाँ, ट्रंप जब तक ट्रंप ना आता ना, अगर आप देखिए ओम जी, अगर ट्रंप ना आता उसके बदले में वो पुराना को घिसा पीटा, तो रैशनल माइंड आता तो ये नहीं काबू आते। उसने आके बहुत हिला दिया है। अब उसका हिलने का क्या असर होगा वो अमेरिका में भी 4 महीने के बाद ही पता चलेगा, बट सपोर्ट इनकी अभी भी है। इसको आप झाड़ू मार के साफ नहीं कर सकते, बट हाँ, काफ़ी इनकी कैलकुलेशन गलत होगी। आप मानिए हैरिस अगर आ जाती, कमला हैरिस, फिर आप इमेजिन कीजिए क्या नक्शा होता। यहाँ यस, अभी भी आंखें दिखा रहा है वो। बिल्कुल। जी, जी। कर्नल अजय रैना जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद।